फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन यूजी और पीजी के सिलेबस के अनुसार किसी न किसी एक टॉपिक पे, किसी न किसी एक चैप्टर पे लेक्चर दूंगा, जिसके क्रम में आज हमने पॉलिटिकल थॉट का जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, वैसे तो ये पॉलिटिकल थॉट यूजी में भी है और पीजी में भी है, जिसके क्रम में आज हमने कौटिल्य का अध्याय चुना है। कौटिल्य के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, न केवल भारत में बल्कि कहीं भी किसी भी कॉलेज या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, वो निश्चित तौर पे इस छोटे से लेक्चर से ज़रूर उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको आचार्य विश्वगुप्त कौटिल्य के बारे में बताऊंगा। कौटिल्य एक ऐसा नाम जिसने कहा है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। ये जो लाइन मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वही कौटिल्य ने कहा है कि राजा के लिए प्रजा का ही सब कुछ है और प्रजा का सुख ही राजा का सब कुछ होता है। ये बात अलग है कि आज के दौर में यह जो कौटिल्य की विचारधारा है, आज की सरकारों पर, आज के राजाओं पे सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि आज की सरकारें बिल्कुल अपनी प्रजा की परवाह नहीं करती हैं, अपनी प्रजा की बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ध्यान मुझे लगता है कि नहीं देती हैं। तो लेकिन कौटिल्य ने प्रजा के सुख में ही राजा का सुख बताया है और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि शासन कला और कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक अगर कोई है तो वो कौटिल्य ही है। शासन कला और कूटनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौटिल्य है। एक बहुत बड़े विद्वान हैं सालेटोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्राचीन भारत की जितने भी विचारधाराएं हैं, उन सभी विचारधाराओं में सबसे अधिक अगर किसी की ध्यान देने योग्य विचारधारा है तो वो कौटिल्य की है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रमुख विद्वान सालेटोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्राचीन भारत की जितने भी विचारधाराएं हैं, जितने भी आइडियोलॉजी हैं, उनमें अगर सबसे अधिक किसी की ध्यान देने योग्य अगर विचारधारा है तो वो कौटिल्य की है। कौटिल्य एक बहुत बड़े विद्वान हैं और मैंने अभी बोला कि कूटनीति और शासन कला का सबसे बड़ा प्रतिपादक अगर कोई है तो वो कौटिल्य है। कौटिल्य के जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद है। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई और लेकिन जन्म के बारे में इसके काफ़ी मतभेद हैं। बौद्ध धर्म में इसे तक्षशिला कहा गया है। अगर बौद्धिस्ट ग्रंथ देखा जाए तो कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला माना गया है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो मैसूर माना गया है और कई इसके नाम में विरोधाभास है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि कौटिल्य एक बहुत बड़े विद्वान थे और ये बिल्कुल अरस्तु की तरह एक यथार्थवादी विद्वान थे और राजा को और बहुत ही एक अहम स्थान देते हैं अपनी विचारधाराओं में और मंत्रिपरिषद को बहुत अहम स्थान देते हैं और राजा के कार्य को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सब कुछ सुख होता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि कौटिल्य एक बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी थे और चूँकि एक बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए इनके नाम में भी काफ़ी अंतर है। कोई इसे आचार्य विश्वगुप्त कहता है, कोई कौटिल्य कहता है, कोई चाणक्य कहता है, लेकिन सही नाम है क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको ये सब नाम क्यों पड़े हैं उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कौटिल्य चूँकि कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम कुटिल पड़ गया। मैं फिर बता दूं कि कौटिल्य एक कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम कुटिल पड़ गया।
चाणक्य भी कहते हैं कौटिल्य को, और चाणक्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ गया। लेकिन वास्तव में इनका जो वास्तविक नाम है वो आचार्य विश्वगुप्त है। मैं अपने छात्र छात्राओं को ये भी बता दूं कि अभी मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में इनका जन्म स्थान तक्षशिला माना गया है, जैन धर्म में मैसूर माना गया है, जबकि नेपाल का एक तराई प्रदेश है, वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कौटिल्य का जन्म नेपाल का तराई प्रदेश है। लेकिन बहुत बड़े विद्वान, इनकी मैंने बोला कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी नालंदा में हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। और कौटिल्य के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम ग्रंथ है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो जिसमें कुल 15 अधिकरण हैं। वैसे नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो पूरी तरह राजनीतिक ग्रंथ है, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि धन संग्रह के साथ साथ शासन व्यवस्था का भी इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और बहुत ही अहम ये स्थान रखता है, और जिसमें कुल 15 अधिकरण है, 15 भाग है, 15 अध्याय हैं। मैं यदि आपको ज़रा सा पीछे लेके जाऊं तो मैंने अभी आपको बताया कि मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश के पहले नंद वंश की स्थापना थी, और नंद वंश से कौटिल्य बिल्कुल खुश नहीं थे, उनकी विचारधारा से खुश नहीं थे कौटिल्य, और कई बार नंद वंश के द्वारा कौटिल्य की निंदा भी की गई थी, उन्हें अपमानित भी किया गया था। और कौटिल्य ने ये प्रण ले लिया था कि हमको किसी भी तरह भारत से नंद वंश का सफाया करना है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर समूल नष्ट कर दिया नंद वंश की, और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि कौटिल्य के जो शिष्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौटिल्य के शिष्य थे, और जब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य जो थे वो महामंत्री थे। महामंत्री के साथ साथ अगर मैं यूँ कहूँ कि वो सब कुछ थे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद उनके पास था, और भारत में नंद वंश की सफाया कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया था, और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य ईसा से 3री शताब्दी से पूर्व माना जाता है, और कौटिल्य की रचना भी जो अर्थशास्त्र है ईसा से 3री शताब्दी से पहले की मानी जाती है। कौटिल्य, मैंने आपको अभी बताया कि इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे सप्तांग सिद्धांत है, और राजा के बारे में उसने क्या बोला है, तमाम अलग अलग उसके सिद्धांत हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत जिसमें कुल 7 सिद्धांत होते हैं, और बताया कि किसी भी राज्य के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए। जैसे स्वामी उसने बोला है, स्वामी का मतलब राजा कहा गया है, अमात्य का मतलब मंत्री परिषद से है, जनपद भी एक तत्व है, दुर्ग एक तत्व है, इसके अलावा कोष एक तत्व है, दंड या सेना भी एक तत्व है, और मित्र। ये कुल 7 सिद्धांत हैं, और बहुत ही अहम स्थान रखता है कौटिल्य। जहाँ तक प्राचीन भारतीय विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौटिल्य का माना जाता है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, और कौटिल्य ने हर विषय पे अपने अपने विचार दिए हैं। लेकिन कौटिल्य की विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का है, और राजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और राजा को बहुत सारी जिम्मेदारियां भी देता है, और कहता है कि उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि प्रजा को अधिक से अधिक वो सहायता करे, अधिक से अधिक उसकी हेल्प करे, और यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी होगा, अगर प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी होगा। तो ये बहुत ही अहम स्थान रखता है। उसके अलावा अपने सिद्धांतों में अमात्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अमात्य यानी मंत्री परिषद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और तमाम चीज़ों का उसने जिक्र किया है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं अपने छोटे से ये लेक्चर में कि
कौटिल्य एक बहुत बड़ा विद्वान थे जो शासन कला और कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक भी कहते हैं, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है, जिसमें कुल 15 अधिकरण हैं। और अर्थशास्त्र ईसा से 3री शताब्दी से पहले की रचना मानी जाती है। भारत में नंद वंश को जड़ से नष्ट करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के शिष्य थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया तो उसने अपने साम्राज्य में कौटिल्य को महामंत्री बनाया। महामंत्री के साथ साथ कौटिल्य सब कुछ था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर मैं कम से कम शब्द में बोलूं कि तो कौटिल्य एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उसका जो अर्थशास्त्र है एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ भारतीय रचनाओं में मानी जाती है। एक यथार्थवादी विचारक है अरस्तु की तरह, उसने राजनीति को और धर्म को बिल्कुल अलग अलग करके अपना विचार दिया है। और अभी मैंने बोला कि नाम में उसके काफ़ी विरोधाभास है। कोई आचार्य विष्णुगुप्त कहता है, कोई कौटिल्य कहता है, कोई चाणक्य कहता है, लेकिन इसके पीछे कारण है। मैं एक बार फिर बता दूं कि चाणक्य उनके पिता का नाम था, इसलिए लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं। कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, इसलिए लोग उन्हें कौटिल्य कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम आचार्य विष्णुगुप्त है। जहाँ तक जन्म की बात है तो बौद्ध धर्म में तक्षशिला माना गया है, जैन धर्म में मैसूर माना गया है, तो कुछ नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। भारत में नंद वंश की जड़ से समाप्त करने में कौटिल्य का बहुत अहम योगदान है, और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में भी कौटिल्य का बहुत अहम योगदान है। तो आगे हम अपने और सिद्धांतों में और विचारों में और लेक्चर में कौटिल्य के विभिन्न और पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कौटिल्य की जीवन परिचय को मैंने आज बताने की कोशिश की। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर में हम कौटिल्य के और सारे विभिन्न विचारों को छूने का प्रयास करेंगे। तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।